Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही पॉपुलर और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आज के टाइम पर हर मिड लेवल से लेकर तो हाई लेवल की कंपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही पूछती है। अगर आपने कोड वीटा या ऐसा कोई नाम सुना हो तो ये सारे टेस्ट इसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर बेस्ड हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही माई सर्जी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लाया है एक बिल्कुल नया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म coder.mysurgery। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और आप उसे कर सकते हैं वहां पर सॉल्व। आज के वीडियो में हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये सारी बातें करेंगे डिस्कस। गाइज बहुत बहुत स्वागत है आपका इस coder.mysurgery प्लेटफॉर्म पर और आइए सीखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे यूज। गाइज इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में इस URL को लिखकर आप आ जाइए हमारे इस कोडर प्लेटफॉर्म पर। इस साइट पर आते ही आपसे सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर आपने आपका अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो पहले इस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लें और एक अकाउंट क्रिएट कर लें। इस लिंक पर मैं कर रहा हूँ क्लिक। यहाँ आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पूछी जा रही है। इसमें आप एक अपनी पसंद का यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, अपना पासवर्ड सेट कीजिए और अपने आप को कर लीजिए रजिस्टर। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद फिर आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ कीजिए क्लिक और इसके बाद आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करके कर जाइए लॉगिन। गाइस मैं मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके इस साइट पर कर रहा हूँ लॉगिन। मेरे लॉगिन करते ही मुझे मैसेज मिला था वेलकम बैक और यहाँ पर मुझे दो लिंक्स दिखाई दे रही है, एक है कोर्सेस और दूसरा है कॉन्टेस्ट। मैं क्लिक करूँगा कोर्सेस पर। गाइस इस कोर्सेज लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ कोर्सेज की लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड कोर्सेज हैं। चलिए एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इस फ्री कोर्स पर कर रहा हूँ क्लिक। यहाँ पर मुझे कुछ 10 प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनके टाइटल्स यहाँ पर किए गए हैं मेंशन। इन टाइटल्स के साथ ही यहाँ पर इनके डिफ़िकल्टी लेवल्स को भी किया गया है मेंशन। चलिए इसमें से मैं एक किसी प्रॉब्लम को पिक कर लेता हूँ। मैं चूज़ करता हूँ इस 51 नंबर की प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम पर करिए क्लिक। इस प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आ जाता है हमारे सामने। किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि इनपुट किस फॉर्मेट में लेना है और आउटपुट किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना है। साथ ही क्वेश्चन और क्वेश्चन में यूज़ होने वाले डेटा पर किस तरीके का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है। फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखकर हमें ये पता चलता है कि इनपुट किस फॉर्मेट में लिया गया है और आउटपुट किस फॉर्मेट में दिखाया जाना है। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे बनाना है। इस एरे में आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स रख सकते हैं। ये एरे ज़ीरो कंटेन नहीं करता और साथ ही डुप्लीकेट नंबर्स को भी कंटेन नहीं करता। आपका टास्क ये है कि आपको एरे में अवेलेबल उन सारे नंबर्स को प्रिंट करना है जो या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो बट दोनों से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे नंबर 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है बट नंबर 9 सिर्फ 3 से डिविजिबल है और नंबर 4 सिर्फ 2 से डिविजिबल है। अगर आपको ये 3 नंबर्स दिए गए हों एरे में 6, 9 और 4 तो 6 हो जाएगा रिजेक्ट क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और हमें सिर्फ चूज़ करना है 9 और 4 को। साथ ही इसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट है कि जो नंबर्स आप चूज़ कर रहे हैं वो ना केवल सिर्फ 2 और 3 से डिविजिबल हो बल्कि वो -50 और +50 की रेंज में बिलोंग करते हों। साथ ही अगर आपको ऐसा कोई एलिमेंट एरे में नहीं मिलता जो अबव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे तो हमें प्रिंट करना है 0। और अगर आपको एक एरे में ऐसे मल्टीपल नंबर्स मिलते हैं जो अबव मेंशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें उन नंबर्स को प्रिंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। गाइज ये तो हुआ हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट।
अब देखिए हमें इनपुट किस फॉर्मेट में लेना है। इस इनपुट वाले कॉलम में मेंशन किया गया है कि फर्स्ट लाइन एक इंटीजर n कंटेन करती है जो डिनोट करता है कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, और इसके बाद सेकेंड लाइन में आपको n इंटीजर्स एंटर करने हैं, वो भी स्पेस से सेपरेट करके, और वो डिनोट करेंगे आपके एरे एलिमेंट्स को। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमको इनपुट रिसीव करने का कोड भी लिखना होगा। अब आउटपुट को भी देख लें कि आउटपुट हमें कैसे जनरेट करना है। आउटपुट में हमें स्पेस से सेपरेट कर कर उन m इंटीजर्स को दिखाना है जो अबव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर एक ज़ीरो को दिखाना है जो ये डिनोट करेगा कि हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ जो अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। अब आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में यहाँ मेंशन किया गया है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 20, मतलब आपके एरे में मिनिमम 5 एलिमेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। गाइज, इस क्वेश्चन के नीचे ही मुझे एक ये स्केलेटन बना के दिया गया है जिसमें मुझे यहाँ पर मेन फंक्शन दिखाई दे रहा है और एक कमेंट दिखाई दे रहा है राइट योर कोड हियर। तो आप इस कमेंट को यहाँ से हटा दें और अपनी कोडिंग की करें शुरुआत। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटीजर n डिक्लेयर कर लेता हूँ जो साइज डिनोट करेगा मेरे एरे का। इसके बाद मुझे इसमें लेना है इनपुट। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं printf एंटर साइज ऑफ एरे, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे printf लिखा तो वो आउटपुट जनरेट करता है, और यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ मांगा गया है m स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स को जो अबव क्राइटेरिया को करेंगे सेटिस्फाई। यहाँ पर किसी भी printf स्टेटमेंट को यूज़ ना करें, बल्कि सीधे लिखें scanf, इसके बाद लिखें %d और यहाँ लिख दें एड्रेस ऑफ n। ऐसा लिखने पर हमारे इनपुट स्टेटमेंट की ये फर्स्ट लाइन हो गई सेटिस्फाई। चलिए अब आप क्रिएट कर लीजिए एक एरे को डायनेमिकली। मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर पॉइंटर arr इज इक्वल्स टू malloc, और यहाँ पर दे दीजिए साइज ऑफ इंट, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप n का, यहाँ लगा दें सेमीकोलन और इसे टाइपकास्ट कर लें आप इंटीजर पॉइंटर में। ऐसा लिखने पर मेरा एक डायनेमिक एरे क्रिएट हो गया ऑफ n एलिमेंट्स। चलिए अब इस एरे में लीजिए इनपुट। इस एरे में इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर लूप। यहाँ कहता हूँ इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और इसके बाद इसके अंदर मैं कहता हूँ scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ arr और यहाँ लिख दीजिए i। इस लूप की हेल्प से मैं n इनपुट्स रिसीव कर लूँगा हमारे इस डायनेमिक एरे में। चलिए तो इस क्वेश्चन में मुझे नंबर्स को जिस तरीके से फाइनली दिखाना है वो दिखाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए पहले ही मैं एक्सेप्टेड एरे को कर लेता हूँ सॉर्ट। तो यहाँ पर मैं जो लॉजिक लिख रहा हूँ वो लॉजिक है एक सॉर्टिंग लॉजिक। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, यहाँ लिखिए i प्लस प्लस। इसके बाद इसी के अंदर एक इनर लूप और लगा दीजिए फॉर इंटीजर j इक्वल टू i प्लस 1, इसके बाद लिख दीजिए j लेस देन n, इसके बाद लिख दीजिए j प्लस प्लस। और अब आप कंपेयर कीजिए एरे के दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को। मैंने लिखा arr i इज़ ग्रेटर देन arr j। अगर ऐसा है इसका मतलब आपका ये वाला एलिमेंट बड़ा है और इस एलिमेंट को इस छोटे से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ टेम्प वेरिएबल, और इस टेम्प वेरिएबल की हेल्प से आप इन दोनों को कर दीजिए स्वैप। मैंने लिखा इंटीजर टेम्प इक्वल टू arr i। अब आप लिखिए arr i इक्वल्स टू arr j, और इसके बाद आप लिखिए arr j इक्वल्स टू टेम्प। चलिए तो इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हमें मिल जाएगा एक सॉर्टेड एरे। तो अब इस सॉर्टेड एरे को मैं करता हूँ ट्रैवर्स, और अबव मेंशन्ड क्राइटेरियाज के लिए इस एरे के एलिमेंट्स को करता हूँ चेक। चलिए तो यहाँ पर ये एक लूप मैंने लगा दिया है ट्रैवर्सिंग के लिए। इसके अंदर आप कहें इफ़ arr i mod 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है।
अब अगर ये 2 से डिविजिबल हो तो ये 3 से डिविजिबल ना हो, इसलिए मैंने लगाया एंड और कहा ARRI मॉड्यूलो डिवीजन 3 नॉट इक्वल्स टू 0। इसी के साथ ही दो और कंडीशंस थी कि हमारा जो एलिमेंट है वो -50 से बड़ा या बराबर होना चाहिए एंड 50 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो मैंने ये कंडीशंस मेंशन कर दी है, और अगर इस कंडीशन को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी और इसके बाद लगाएं कॉमा और यहाँ कह दे ARRI। चलिए, अब एक एलिमेंट के प्रिंट होने के बाद मुझे दूसरे एलिमेंट के बीच में चाहिए है स्पेस, इसलिए इस परसेंटेज डी के बाद मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ एक स्पेस। अब दूसरी कंडीशन में मुझे सिर्फ ये बदलना होगा कि वो 2 से डिविजिबल ना हो और 3 से डिविजिबल हो। सो मैं इसी कोड को यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी और इसे कर दीजिए इसके नीचे पेस्ट, बस यहाँ लगा दीजिए एक एल्स। इसके बाद इस मॉड्यूलो 2 के बाद लगा दीजिए नॉट इक्वल टू और यहाँ लगा दीजिए डबल इक्वल टू। चलिए, सो ये मेरा कोड बन के हो गया है तैयार, पर अभी भी इसमें एक पॉसिबल आउटकम हैंडल नहीं हुआ है। इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है जो अबव क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करें तो मुझे प्रिंट करना है 0। सो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को तो प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो इन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है तो मैंने 0 को कहीं भी नहीं किया है प्रिंट। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ विद द नेम फ्लैग। इस फ्लैग की इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। अगर कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा और इफ के अंदर एंटर करेगा तो मैं फ्लैग की वैल्यू को कर देता हूँ 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं फ्लैग की वैल्यू को कर देता हूँ 1। सो अगर मुझे फ्लैग की वैल्यू 1 मिल रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स मुझे वो मिले हैं जो अबव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे थे। पर अगर मुझे फ्लैग की वैल्यू 0 मिलती है, इसका मतलब ये है कि एरे में अवेलेबल किसी भी एलिमेंट ने इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया है और उस स्थिति में मुझे प्रिंट करना है 0। सो ये फॉर लूप से बाहर निकल कर मैं कंडीशन को चेक कर लेता हूँ। इफ़ फ्लैग डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं कह दूँ प्रिंट एफ, यहाँ कह दीजिए 0 और यहाँ लगाइए सेमीकोलन। सो ये कोड हमारा हो गया है बन के तैयार। अब इस कोड को आप करके देख लीजिए एग्जीक्यूट। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिले हुए हैं, एक है कस्टम इनपुट और दूसरा है सबमिट। अगर आप सबमिट बटन को प्रेस करते हैं तो सबमिट बटन को प्रेस करने पर सिस्टम में प्री लोडेड कुछ टेस्ट केसेस अवेलेबल हैं। ये टेस्ट केसेस कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसमें कुछ इनपुट्स को आपके इस कोड पर अप्लाई किया जाता है और उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को प्रीवियसली स्टोर्ड करेक्ट आउटपुट से मैच किया जाता है। अगर आपके प्रोग्राम का आउटपुट और प्रीवियसली स्टोर्ड किया गया आउटपुट दोनों मैच हो जाते हैं तो आपका कोड उस पर्टिकुलर टेस्ट केस में पास हो जाता है। इस तरीके से लगभग 2-3 टेस्ट केसेस के ऊपर आपके इस कोड को टेस्ट किया जाता है जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सबमिट। पर अगर आप उन टेस्ट केसेस से पहले आपके कोड की करेक्टनेस को चेक करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए कस्टम इनपुट को। सो कस्टम इनपुट को क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर एक विंडो मिलती है जिसमें मैं मेरा इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको इनपुट उसी स्टाइल में प्रोवाइड करना है जिस स्टाइल में आपको स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करके दिया गया है। सो पहली लाइन में आप एक इंटीजर दीजिए और जो भी इंटीजर आप पास करते हैं उतने ही नंबर आप दूसरी लाइन में स्पेस से सेपरेट कर दीजिए। सो चलिए इसको करते हैं यहाँ पर ट्राई। सो मैंने यहाँ पर कहा 5, इस 5 को कहने के बाद मैंने कहा एंटर। अब कहा मैंने 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 और अब आप यहाँ कह दीजिए रन। सो मैंने जैसे ही रन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया कोड रन सक्सेसफुली और यहाँ आउटपुट को कर लीजिए चेक, क्या ये वही आउटपुट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो चलिए इसे करते हैं टेस्ट। नंबर 1 ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से, इसलिए डिस्कार्ड हुआ। नंबर 2 सिर्फ 2 से डिविजिबल है इसलिए सेलेक्ट हुआ। नंबर 3 सिर्फ 3 से डिविजिबल है इसलिए सेलेक्ट हुआ।
नंबर 4 ये भी सिर्फ 2 से डिविजिबल है इसलिए सेलेक्ट हुआ, और नंबर 5 ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से, इसलिए हो गया डिस्कार्ड। सो हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर आप इस चीज़ के लिए श्योर हो चुके हैं कि आपका कोड सही है तो आप इसे कर दीजिए सबमिट। तो मैंने क्लिक किया सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा आ गया है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब है कि आपके सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली हो गए हैं पास। तो ये देखिए, ये आउटपुट आपके कोड ने प्रोड्यूस किया और ये था एक्सपेक्टेड, दोनों क्योंकि हो गए हैं मैच इसलिए ये टेस्ट केस हो गया है पास। बिल्कुल वैसे ही सेकंड टेस्ट केस के साथ और वैसे ही थर्ड टेस्ट केस के साथ। चलिए अब इस कोड में मैं एक मैनिपुलेशन करता हूँ। इस इफ़ को मैं कर देता हूँ कमेंट और साथ ही इस प्रिंट लाइन को भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अगर अब मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है पार्शियल एक्सेप्टेड। इस पार्शियल एक्सेप्टेड का मतलब है आपके कुछ टेस्ट केसेस सक्सेसफुली इवेलुएट हुए पर कुछ टेस्ट केसेस हो गए फेल। तो ज़रा लास्ट वाले टेस्ट केस को देखिए जिसमें कोई भी नंबर अबव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए एक्सपेक्टेड आउटपुट था 0 पर आपके प्रोग्राम ने कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया। और ये आउटपुट इसलिए प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने इन लाइंस को कर दिया था कमेंट। सो पार्शियल एक्सेप्टेड का मतलब होता है कुछ टेस्ट केसेस सक्सेसफुली इवेलुएट हुए हैं और कुछ हो गए हैं फेल। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म को आपको कैसे करना है यूज़, और साथ ही एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको रीड करना है, किस तरीके से इसे करना है सॉल्व। सो गाइस बिल्कुल देर मत कीजिए और तुरंत अपना अकाउंट बनाइए coder.mysirji प्लेटफॉर्म पर और अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की जर्नी को हमारे साथ कीजिए स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही coder.mysirji पर अकाउंट बनाना भी ना भूलें। अगर कोडर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, bye bye, thank you।